नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में भी अब यूपी की तर्ज पर सख्त कानून लाने की मांग की जा रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद यह मांग तेज हो गई है कि बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल यूपी मॉडल से ही संभव है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर यूपी की तरह अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की। यूपी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। गोलियों की गूंज यूपी में सुनाई दी तो सियासतदानों की बोली अब बिहार में भी सुनाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीएम नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराध पर बिहार सरकार को भी यूपी के सीएम से कुछ सीखना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर 10 लोगों से पूछ लिया जाए तो बिहार के लोग भय के वातावरण में जीते, और उत्तर प्रदेश में लोग एकदम चित्त शांत भाव से घूम विचरण करते। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए नीतीश कुमार को जोगी जी से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, सख्ती बरते जाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनेगी तो किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, और यदि जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को फ्री हैंड किया जाएगा कि बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे। जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। नीतीश बाबू अब थक गए हैं, बीमार हैं, उनको आराम की जरूरत है। तो बिहार में जिस योगी मॉडल को लागू कर अपराध कंट्रोल करने की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उस यूपी मॉडल को भी समझ लीजिए। दरअसल 6 साल में उत्तर प्रदेश में 178 हिस्ट्री शीटर मार गिराए गए, 23,000 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 5 साल में मर्डर के केस में 16% की कमी आई। किडनैपिंग के केस में 5 साल में 36% की कमी आई। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति नष्ट की जाती है। वहां पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने में भी छूट दी गई है। जाहिर तौर पर यूपी की तरह बिहार में भी अपराध पर नकेल कसने की मांग बीजेपी की ओर से हो रही है, और जिस पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो गए और घटनाओं को लगातार जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, उसे लेकर के अब यूपी मॉडल की चर्चा जो है वो बेहद तेजी से शुरू हो गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में जब तक यूपी मॉडल लागू नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों पर, आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसना नामुमकिन है। देश के 30 राज्यों के मुख्यमंत्री कितने धनी हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं, जबकि सबसे कम संपत्ति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का नाम है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम संपत्ति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 वर्तमान मुख्यमंत्रियों की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र के बाद इनकी संपत्ति का खुलासा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे अधिक दौलतमंद है। जगन मोहन के पास 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू है। खांडू के पास 163 करोड़ की संपत्ति है।
तीसरे नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। पटनायक के पास 63 करोड़ की संपत्ति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास बराबर की संपत्ति है। नीतीश और केजरीवाल के पास 3-3 करोड़ की संपत्ति है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास 1-1 करोड़ की संपत्ति है। जबकि सबसे कम संपत्ति पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी के पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। तीस मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का यदि औसत निकाला जाए तो हर एक मुख्यमंत्री के पास औसतन 33 करोड़ 96 लाख रुपए की संपत्ति है। इस लिस्ट में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे में लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा और भी कसता जा रहा है। लालू की एक और बेटी चंदा यादव से आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई। बुधवार को रागिनी यादव जबकि मंगलवार को तेजस्वी यादव से भी ईडी ने घंटों पूछताछ की थी। वहीं लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ ही मीसा भारती से भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ पहले ही की है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू फैमिली की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की एक और बेटी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर आ चुकी है। गुरुवार को दिल्ली के ईडी दफ्तर में चंदा यादव से लंबी पूछताछ हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और रागिनी यादव से पूछताछ के बाद ईडी की टीम लालू की बेटी चंदा यादव से पूछताछ की। दरअसल रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। चंदा यादव से पहले बुधवार को ईडी ने लालू की बेटी रागिनी यादव से 8 घंटे तक पूछताछ की थी, जबकि मंगलवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ईडी की टीम ने करीब 8.5 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी। बता दें कि यूपीए की सरकार में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्ति घोटाला हुआ था। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते गलत तरीके से लोगों को नौकरी दी और नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराई थी। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। तभी आए दिन लालू फैमिली के सदस्यों से पूछताछ चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल मोतिहारी में 48 लाख की बैंक लूट हुई तो आज सोनपुर में अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए करीब 12 लाख रुपए बैंक से लूटकर फरार हो गए। इस वारदात में होमगार्ड के एक जवान की मौत हुई है, जबकि दूसरा जवान जिंदगी के लिए मौत से जूझ रहा है। सवाल यही कि क्या इस तरह के दुस्साहस को ही कानून का राज कहा जाए। तारीख 13 अप्रैल 2023, दिन गुरुवार, स्थान डीआरएम ऑफिस के पास पीएनबी बैंक सोनपुर, वक्त दोपहर करीब 12:30 बजे। सोनपुर के पौष इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रोज की तरह सामान्य गतिविधि चल रही थी। ग्राहक काउंटर पर थे और बैंक कर्मी अपने काम में जुटे हुए थे। तभी एक एक कर 5 की संख्या में अपराधी बैंक में दाखिल होते हैं, स्थिति का मुआयना करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो भी बैंक में काम से आए हैं। गेट पर तैनात होमगार्ड के जवानों को संदेह होता है। वो 5 के करीब आते हैं। उनके करीब आते ही सभी अपराधी अपनी कमर से पिस्टल निकालकर सीधा उन पर फायर खोल देते हैं। होमगार्ड के एक जवान को सीने में गोली लगती है, वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है।
दूसरे को सिर में गोली मार दी जाती है। बैंक में अफरा तफरी मचती है और देखते ही देखते अपराधी 12 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सड़क पर पड़े गोली के कारतूस को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी वारदात जो है वो सोनपुर में हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोनपुर का पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक डीआरएम ऑफिस के बगल में ये बैंक जो है पड़ता है और ये पूरा इलाका जो है वो काफी पॉश और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन आज जो घटना हुई है उस घटना ने पुलिस के तमाम दावे और सुरक्षा के जितने भी दावे किए जा रहे थे उस यहाँ कहर बरपाया है और होमगार्ड के दो जवान सुरक्षा में तैनात बैंक में उन्हें गोली मारी है। गोली मारने के बाद जिसमें से एक जवान की मौत हो गई, उसके बाद से 12 लाख रुपए की राशि जो है वो लूट कर अपराधी फरार हो गए। देखिए एक तस्वीर ये भी है, ये बैग जो है बैंक में लूट को अंजाम देने आए अपराधियों की गोली ने एक जवान की जान ले ली, जबकि दूसरे जवान को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। वो जिंदगी के लिए मौत से जूझ रहा है। मेरे केबिन में आए, होमगार्ड ने उसको डिफेंस किया तो वो शूट कर दिया ब्रेन में और फिर जो हुआ हम लोग टेबल के नीचे छिपे। कितना राउंड गोली चली, क्या देखे आप? 5 टाइम्स गोली की आवाज़ आई, मतलब एक तो अंदर केबिन में और 4 ये हॉल में। 2 पुलिस थे, एक को पेट में गोली लगी, एक को ब्रेन में। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों को भागते हुए भी देखा गया है। दुस्साहस देखिए कि अपराधियों ने चेहरे को ढकने की जहमत भी नहीं उठाई, और भला उठाते भी क्यों जब पुलिस का कोई खौफ ही नहीं तो चेहरा ढक कर क्या होगा। ये तो खुली चुनौती थी जिसे स्वीकार करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। कैमरे पर वही परंपरागत बयान दिया जा रहा है जो अक्सर दिया जाता है। फायरिंग तो ऊपर हवाई फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया और गार्ड पकड़ने की कोशिश किया तो गार्ड को भी गोली मारा है और हमारे से मोबाइल छीन लिया, फिर मोबाइल फेंक के और कैसे लेके। कितने आदमी थे? 5 आदमी को लगा। एक ब्लैक टी शर्ट हथियार थे सभी के पास। हाँ सभी और ब्लैक टी शर्ट शॉर्ट पैंट में था, वही गोली मारा है सर में। कितने की लूट है? क्या लूट का अमाउंट कितना है? 11 लाख की लपेट में है। किनका मौत हुआ यहाँ पे? यहाँ होम गार्ड है यहाँ के। बैंक लूट की इस वारदात में सुरक्षा कर्मी पर गोली दागने में अपराधियों ने एक पल की देरी नहीं की। ये दुस्साहस कई सवाल खड़े कर रहा है। मसलन डीआरएम ऑफिस के पास इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? कैसे अपराधी 5 राउंड फायरिंग करते हुए आराम से भाग निकले? क्विक रिस्पांस का पुलिसिया दावा हवा हवाई है। सवाल और भी हैं, लेकिन जवाब के नाम पर जांच का रटा रटाया बयान ही अभी सामने आया है। अपराधी फरार हैं। देखना है कि पुलिस इस सनसनीखेज वारदात को कैसे क्रैक करती है, कैसे अपराधियों के बीच अपना भय कायम करती है। न्यूज 18 के लिए सोनपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान। 15 अप्रैल से जातीय जनगणना का बहिष्कार जो है किया जाएगा नियोजित शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि नियोजित शिक्षक संघ ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि जातीय जनगणना के कार्य का बहिष्कार उनकी तरफ से होगा। आपात बैठक कर शिक्षक संघ ने इसका फैसला लिया है। सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। नई नियमावली को वापस लेने की 24 घंटे की मोहलत अब सरकार को इन नियोजित शिक्षकों की तरफ से दे दिया गया है। जनगणना ड्यूटी बहिष्कार के साथ सरकार को सबक सिखाने की भी चेतावनी दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें बिहार सरकार को सबक सिखा देने की चेतावनी दी गई। कहा गया है कि जो नई शिक्षक नियमावली बनाई गई है उसका हम बहिष्कार करते हैं, उसे वापस लिया जाए। सरकार को 24 घंटे की इसके लिए मोहलत दी गई है। 15 अप्रैल से बिहार में दूसरे चरण की मतगणना शुरू होने वाली है और उस मतगणना का, जनगणना का कह लें, उसका बहिष्कार जो है वो शिक्षक संघ की तरफ से किया जा रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षक संघ की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि जो जनगणना का कार्य दूसरे चरण का शुरू होने वाला है, जातीय जनगणना का, उसे अब ये शिक्षक संघ बहिष्कार करेंगे। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को खूबसूरत बनाया जा रहा है। पेंटिंग के माध्यम से बिहार की विरासत और गौरव को दर्शाने की कोशिश की जा रही है।
जीपीओ गोलंबर पर बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया की आकृति लगाई गई है। अलग अलग आकृतियों से शहर को सजाया संवारा जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को सुंदर बनाया जा रहा है, स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह खूबसूरत पेंटिंग्स कराई गई है और अब खूबसूरत आकृति लगाई जा रही है। बिहार की विरासत, बिहार के गौरव को इस तरीके से आकृतियों के रूप में जगह जगह पर दर्शाया जा रहा है। राजधानी पटना में 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर बिहार की जो विरासत है, जो गौरव है, अलग अलग आकृतियों के रूप में दर्शाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर की, तो यहाँ पर राजकीय पक्षी गौरैया की आकृति लगाई गई है। जीपीओ गोलंबर जहां हर कोई जरूर आता ही है, क्योंकि जीपीओ गोलंबर के बगल में ही महावीर मंदिर है। तमाम ऐसे दार्शनिक स्थान हैं, जो भी पटना आएगा जीपीओ गोलंबर जरूर आता है। और ऐसे में जीपीओ गोलंबर के पास इस तरीके से खूबसूरत गौरैया की आकृति लगाई गई है। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है। पटना की खूबसूरती में 4 चांद लगाया जा रहा है, जगह जगह पेंटिंग्स भी कराई जा रही है और अब बिहार की विरासत को इस तरीके से आकृतियों के रूप में दर्शाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ गौरैया की जो मूर्ति है, जो आकृति है, वो तो लगा दी गई है, लेकिन जीपीओ गोलंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसकी अभी सौंदर्यीकरण की जो तैयारी है वो अभी की जा रही है, यानी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ पे आकृति लगाई गई है, लेकिन जो मिट्टी है अभी ऐसे ही भराव का काम करके छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके सौंदर्यीकरण का काम अभी पूरा किया जाएगा। यानी स्मार्ट सिटी के तहत 4 ऐसे स्थान हैं राजधानी पटना में जीपीओ गोलंबर के साथ साथ, जहाँ स्मार्ट सिटी के तहत उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाया जाएगा। ऐसे तमाम ऐसे वॉल और आपको दीवार नजर आ जाएंगे जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत खूबसूरत पेंटिंग्स की गई है और अब इस तरीके से बिहार की विरासत, बिहार का जो गौरव है, वो आकृतियों के रूप में भी राजधानी पटना में आपको स्मार्ट सिटी के तहत नजर आने लगेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बढ़ती गर्मी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त आपको बताते चलें, बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। सबसे पहले वो अपने दर्शकों को बता दें, युवक की मौत पर जमकर हंगामा कटिहार में देखने को मिला है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से इस युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर हंगामा किया गया। आक्रोशित लोगों की तरफ से बवाल काटा गया। 3 ट्रकों में देखिए इस दौरान आग लगा दी गई और धू-धू कर जलते हुए ये ट्रक, क्योंकि आक्रोशित लोगों की तरफ से इन ट्रकों को आग लगाई गई है। 3 ट्रकों में आग लगाने के बाद सामने आती हुई मनिहारी थाना की यह घटना और मनिहारी कटिहार रोड इस वक्त जाम कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक युवक की मौत हो जाती है और इस ट्रक की टक्कर से जब युवक की जान गई तो आक्रोशित लोगों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और अब यहां पर मनिहारी कटिहार रोड को जाम कर दिया गया है। तो बढ़ती गर्मी का असर बिहार में हर तरफ नजर आने लगा है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहां भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर साफ तौर पर पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में गर्मी बढ़ने से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी, अब इन बीमारियों का डर लोगों को सताने लगा है। मुजफ्फरपुर में एईएस के खतरे को लेकर सदर अस्पताल में अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। एक तरफ मुजफ्फरपुर में एईएस का खतरा मंडरा रहा है, वहीं बढ़ती गर्मी से अन्य बीमारियों से भी बच्चे जो है वह लगातार बीमार हो रहे हैं। गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी है, तापमान जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है, ऐसे में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस वक्त हम सदर अस्पताल के शिशु रोग विभाग में है और ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से बच्चे को लेकर, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको लेकर परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, गार्जियन पहुंचे हैं, क्योंकि वो बीमार है। आप देखेंगे और लंबी कतारें जो है वो है। गर्मी बढ़ने से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। हम कुछ गार्जियन से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ है बच्चे को। बुखार लगा हुआ है। बुखार लगा हुआ है। तो मतलब डॉक्टर साहब से दिखा लिए इंतजार में? दिखा लिया। क्या बोले? बोले ठीक हो जाएगा, गर्मी के कारण। गर्मी की वजह से बड़ा क्या हुआ है? बच्चे बीमार है क्या? जी, इसको ऑपरेशन होने वाला है। हाँ, इसका अभी ज्यादा खराब है, पहले से पैदाइशी प्रॉब्लम है इसको पहले से। जी, मेरा नाम लाडली हुआ। बुखार लगा हुआ है। गर्मी उर्मी का असर है। हाँ, वही है। डॉक्टर साहब से पहले दिखवाए थे क्या? पहली बार आए दिखाने? हाँ, पहले दिख रहा है।
पहले दिन आए हैं? ना पहले दिखाए पहले दिखाए थे? हुआ है बच्चे को? लेटरिंग हो रहा है। गर्मी का असर है जी। डॉक्टर साहब से पहले दिखाए थे कि नहीं? जी दिखाए थे। और डॉक्टर साहब क्या बोले थे? बोले थे कि ठीक हो जाएगा, दवा दिए थे तो उससे नहीं आराम हुआ, फिर क्या से नाम है दिखाए। आपका? बढ़ती गर्मी का असर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है और इसका असर जो है आम जनजीवन पर पड़ रहा है। खासकर जो जन्म लेने के बाद जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और इसको लेकर तमाम प्रिकॉशन बरतने की और तमाम खान पान पर और गर्मी से बचाने को लेकर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। गर्मी की वजह से है, इसको लेकर क्या कुछ सलाह दी जा रही है? गर्मी से बचाने के लिए है ORS का घोल पिलाए सबसे पहले और इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लिया। और एक तरफ एईएस का भी खतरा मंडरा रहा है बढ़ती गर्मी की वजह से, दूसरी तरफ बच्चे अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। एईएस में तो अभी वैसा पेशेंट नहीं आया है, लेकिन आने की तो संभावना है। इस साल ज्यादा गर्मी पड़ेगी लास्ट ईयर से। अभी ये सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन वोमिटिंग। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।